हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 2013 से 2023 नीट एग्जाम्स में पूछे गए थे। ओके, सो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सब कुछ अपडेटेड है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ओके, सो प्लीज जरूर एक बार चेक करें। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो गाइस, ये बहुत काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि एटम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। So first है statement, atoms of all elements are composed of two fundamental particles and this is a wrong statement. So basically जो कोई भी एटम है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। वो क्या होते हैं? दो तो आपके न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और तीसरा जो उसको चक्कर काटता है जिसका यानी इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिससे एटम बने। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको याद भी होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। आपने काफी क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और ये यूनिट जरूर देख लिया करें, कभी कभी क्वेश्चंस में ग्राम में लिख दिया, ये वैल्यू सेम है तो वो गलत हो जाएगा ना, तो केजी में है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं कि वे भी जो दो एंटिटीज जो कि सेम एटॉमिक नंबर रखती हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। और जब सेम एटॉमिक नंबर है हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, जब अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। देख क्या होता है कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक हद तक ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी आपका एलिमेंट है, ये आयन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ऑब्वियसली राइट। अब जैसे सपोज ये सोडियम है और ये Na+ लिख देता हूं, ये इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक गेन, इसने ऑलरेडी गेन, ये स्टेबल हो गया एक लूज करके, इसे एक अभी स्टेबल करना है, समझ। तो ये क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। अगेन दिस कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो आई होप आप एग्जिस्ट समझ गए होंगे कि किस हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। डी है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। देखिए न्यूक्लियॉन्स बेसिकली वे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या रहते हैं, एक तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अगेन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपने डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे ऑफ एटॉमिक थ्योरी, उसमें सबसे पहले ही ये लिखा जाता है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ओके, सो जो डाल्टन्स का फर्स्ट पोस्टुलेट ही है उस यही वही स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब BCE यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आयंस, एटम्स, पेयर क्या है बेसिकली, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एंटिटी में सपोज A एंड B हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सपोज X है और इसमें भी X है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बोथ दीज एंटिटीज आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट। नाउ सिंपल एक तरीका है। अच्छा एक बार मैं बता दूं आपको, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ओके, तो इसका बहुत सिंपल तरीका रहता है। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली गाइज आपको पता होना चाहिए अगर गिवन नहीं है। अब देखिए आयरन, मैग्नीशियम, आपको 30 या 40 तक तो आपको याद होने चाहिए गाइज एटॉमिक नंबर। उसे एक ट्रिक बना लीजिए, काफी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। देखिए पहला है Fe2+ एंड Mn2+। ओके, इसका देखिए क्या है, जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर इज 26। करेक्ट। अब 26 में आप यानी अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 26। नाउ Fe में तो हो गए 26, Fe2+ में क्या हुए, दो उसने निकाल दिए, तो यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली
Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एटॉमिक नंबर है इज 25, ठीक है, यानी इसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्लस हो गए यानी -2, तो यानी दिस विल बी 23। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे के भी देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। O2 एंड F नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 8, 2 नेगेटिव कर दोगे तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 10। सिमिलरली F का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 9, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया यानी हो गया 10, तो इक्वल हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Na का एटॉमिक नंबर हो गया 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस हो गया -1 यानी 10। सिमिलरली Mg2+ में देखोगे, Mg का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होता है 12, तो 12 Mg2+ में हो जाएगा -2 यानी 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। सिमिलरली Mn2+ एंड Fe2+ में अभी क्या बताया था, Mn में कितने हो गए, Mn2+ में 25 -2 यानी 23, Fe3+ में क्या हो जाएंगे 26, इसका एटॉमिक नंबर होता है -3 यानी 23। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बी ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रेस्पेक्टिवली आर। देखिए Lu और ऊपर दिया हुआ है 175 और 71 इसका एटॉमिक नंबर है, ये हो गया आपका मास नंबर। अब जो ये नीचे है एटॉमिक नंबर, अगर जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल एंड ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 71 होंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके 71 होंगे, समझ में। सो ये हो गया आपका मास नंबर, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका हो गया इसमें 71, प्लस अगर इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n मान लोगे तो क्या हो जाएगा 175 - 71, ओके, तो ये क्या हो गया 104। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए आपके विल बी 104, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 71 104 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Be2+ is isoelectronic with which of the following ions? ओके, अगेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एंटिटी में अगर सेम है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर दोनों में सेम है तो वह हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 4, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाल दिए, अब देखिए 4 एटॉमिक नंबर है यानी टोटल न्यूट्रल बीई में 4 एटॉमिक नंबर है, तो 4 ही आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। नाउ 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने निकाल दिए, तो Be2+ में कितने हो गए 2। अब इन जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। पहला देखते हैं हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यानी 0, ओके, तो ये नहीं है। Li लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी 2, यहां दिख रहा है ये आंसर आपका, ठीक है। बी Na का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी -1 यानी 10। सिमिलरली Mg का हो गया आपका 12 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यानी 10। सो जो Be2+ से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है वो हो गया Li+ एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. Okay, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. अब देखिए सिंपल तरीका है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ओके, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई, और इन्होंने पूछा है वेवलेंथ पूछी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, तो लैम्डा आपकी मीटर में आ जाएगी, क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके अकॉर्डिंग अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/ν, बस वैल्यू रख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आपकी होगी हर्ट्ज यानी 3068 × 10⁻³, ओके। हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी लिखते हो तो पर सेकंड भी दे सकते थे, हर्ट्ज भी दे दिया, तो कुल मिला के हर्ट्ज इक्वल टू पर सेकंड ही है, ठीक है, मतलब ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मीटर कहां से आ गया ना, वो समझाने के लिए किया।
तो इसको जब आप सोल्व करोगे आपकी वैल्यू 219.3 मीटर आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। देखिए एक सिंपल तरीका है, आप ये एक टेबल याद रख लीजिए कि देखिए लाइमन बाउर पास्चन ब्रैकेट पी फंड ये आपकी सीरीज होती है KLMNO, है ना। अब इसमें लाइमन में N1 इक्वल टू 1 है और कहां से कूद सकता है 2 3 4 कुछ भी। सिमिलरली ये 2 से 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो इनिशियल N1 होता है वो A1 होता है, इसका 2 इसका 3 इसका 4। मेन चीज जो याद करनी है वो ये है स्पेक्ट्रम। देखिए लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, एक बामर है वो विजिबल में आता है, और बाकी के जो है वो इंफ्रारेड वाले स्पेक्ट्रम में पड़ते हैं। ये चीज याद रख लीजिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ओके, तो लाइमन यूवी, बामर विजिबल और बाकी के इंफ्रारेड। ओके, सो इसका मतलब जो आपका विजिबल रीजन में कौन सा आ जाएगा, बामर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। देखिए वेवलेंथ दी हुई है, आपको HC की वैल्यू दी हुई है, आपको सिंपल पता लग गया होगा कि जो वेवलेंथ है लाइट की क्या होती है। देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू, देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू बेसिकली क्या है, आपकी फोटोन की जो भी एनर्जी पैकेट्स आप बोलते हो ना, कि कितनी एनर्जी आपने दी या कितनी निकल गई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फोटोन्स की पार्ट्स में है ना, तो वो बेसिकली ये E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, या बोलते हैं न्यू इक्वल्स टू C ओवर लेमडा होता है, तो H इक्वल्स टू C अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसको यूटिलाइज करिए। अब एनर्जी पूछा हुआ इन जूल्स, तो H की वैल्यू क्या हो गई प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये याद भी होनी चाहिए गाइस, बहुत बार नहीं भी देंगे तो आपको खुद से यूज करनी पड़ेगी। तो 6.16 टू 10 पावर माइनस 34, C की वैल्यू हो गई अगेन मीटर पर सेकंड, यूनिट्स पे जरूर ध्यान रखें, मीटर पर सेकंड। लेमडा आपको क्या दिया हुआ है 45 नैनोमीटर, 45 टू 10 पावर माइनस 9 कर देंगे तो मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर। ओके गाइज, तो जब इस पूरी खिचड़ी को आप सोल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 0.442 इंटू 10 पावर माइनस 17, या क्योंकि इसमें -18 वाला ये मैच कर रहा है, तो अगर मैं 4.42 कर दूं इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल्स में आ जाए, क्योंकि सब की सब मीटर पर सेकंड और इसी में वैल्यूज आती है। ओके, समझ में आया? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट ये दी हुई है 3 इंटू 10 पर पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। इस बात पे ध्यान रखना, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light। अब देखिए इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये ना भी दिए तब भी हमारा काम चल जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी हुई है और आपको लैम्डा निकालनी है, वेवलेंथ। वी नो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है C अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन न्यू। ओके, अब देखिए लैम्डा आपको नैनोमीटर में ही निकालनी है, तो आपको इसे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी दी हुई है पर सेकेंड में, तो यानी 6 इंटू 10 पावर 15 पर सेकेंड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। और जब इसको आप पूरा सोल्व कैसे करोगे, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 2, ओके, यानी 0.5 इंटू 10 पावर 2, ये क्या है नैनोमीटर में ही आ रही है, और इसको क्या लिख सकते हो आप 50 नैनोमीटर, और यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज। अब देखिए एक चीज इजी समझिए, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ये कुछ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये है, जब भी आपकी कोई एनर्जी मूव करती है, एब्जॉर्व हो रही है या गिवन होती है, वो क्या होता है, हम किस फॉर्म में होती है, फोटोन्स की फॉर्म में। फोटोन्स क्या होते हैं, नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, अब एनर्जी पैकेट्स मतलब मैं कह देता हूं कि भैया ये एक पैकेट है और जो इसमें एनर्जी है वो इक्वल टू हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से, जो देखिए एक फोटोन तो अकेला नहीं मूव कर रहा है, बंच में मूव कर रहा है, यानी लाइट की फॉर्म में, तो उस लाइट की जो भी वेवलेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी।
ओके, और वही हम उस फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू हम मान के चलते हैं। समझ में आया? पहली बात तो ये हो जाती है नॉर्मली, पर हम एक फोटोन की वैल्यू जब ले लेते हैं, एक फोटोन की। ओके, सो ये जब मैं बोलता हूं ये क्या होगी, एक फोटोन की एनर्जी होगी, एक फोटोन की। समझ में आया? अब इन्होंने पूछा है कि एनर्जी अब्जॉर्ब इन अर्ग्स। देखिए अर्ग्स क्या है, अगर आपको सेंटीमीटर और सेकंड में वैल्यूज दी हुई हैं तो अर्ग्स की आपकी यूनिट हो जाएगी एनर्जी की। जैसे जूल जब होती है जब मीटर और सेकंड्स में दी हुई है, सेम अर्ग्स में होता है, आपको पता होगा। तो जब एक फोटोन की वैल्यू E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो मुझे कहा है पर मोल बताओ मुझे कि इतने अर्ग में कितने मोल में पर मोल कितना होगा। देखिए जब मुझे पर मोल बताना है तो मैं अगर एक फोटोन की तो एच न्यू हो गई। समझ में आया? एक मोल फोटोन कितने हो जाएंगे, एक मोल इंटू फोटोन। देखिए एक मोल में होता है आपके एवोगैड्रो नंबर फोटोन्स, ठीक है? समझ में आया? यानी एक मोल की वैल्यू क्या होगी, Na फोटोन, यानी Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ये भी दिया हुआ है वैल्यू, नहीं भी याद हो तो यानी मैं कह सकता हूं कि एक मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 फोटोन्स। समझ में? तो जब मैं ये बोलता हूं कि एक फोटोन की है एच न्यू, तो एक मोल फोटोन का कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू एच न्यू। समझ में? या इसको मैंने क्या बोला है Na, तो Na इंटू 6 एच न्यू। समझ में? आप तो जब मैं टोटल एनर्जी पूछ रहा हूं फ्रीक्वेंसी की, तो मैं इसकी सिंपल अगर मल्टीप्लाई E इक्वल्स टू पर अगर मैं मोल की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगी एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो या मैं कह सकता हूं कि टोटल ये एनर्जी इक्वल्स टू हो गई H इंटू सी अपॉन लैम्डा, न्यू की वैल्यू रख दी, इंटू Na। ओके, सो अब बस E को आप निकाल लें, वैल्यूज रखनी है बस। H की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻10। देखिए ये सब सेंटीमीटर में है, अर्ग्स में, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अर्ग्स पर मोल में पूछा हुआ है, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.196 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिटर ऑफ द हीलियम प्लस आयन is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? जब भी रेडियस निकालते हो आप किसी भी एटम की और एटॉमिक नंबर हो उसका कुछ भी, और nth ऑर्बिटल में, तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन है नंबर ऑफ शेल, जोन सा भी आपका शेल है। R0 होगी आपकी बोहर रेडियस जो फिक्स हाइड्रोजन के लिए रह जाती है, और Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अब इसमें वैल्यूज रखनी स्टार्ट कर दीजिए। इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज दिस, ठीक है? अब मैं R हीलियम निकाल दूं अगर, तो R0 इंटू एन क्या हो जाएगी सेकंड में, तो n हो गया 2 स्क्वायर डिवाइड बाई हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू R0, R हीलियम की वैल्यू। ओके, फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन, इसका निकाल लेते हैं लिथियम का। ये हो गया R0 इंटू, इसमें लिथियम का थर्ड ऑर्बिट है यानी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, यानी ये हो गया। सो दिस इज R3 3R0। ओके, अब देखिए ये इसे इधर लिख दिए RLI इज इक्वल टू 3R0। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो रेडियस है सेकंड की, इसकी वैल्यू दी हुई है 105.8, तो ये क्या हो गया 105.8 पिकोमीटर में। ओके, तो R0 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, R0 इज इक्वल टू होगी 105.8 डिवाइडेड बाई 2 पिकोमीटर। बस इस R0 को अब इसमें रख दो तो आपकी थर्ड ऑर्बिट की लिथियम आयन की रेडियस आ जाएगी, यानी RLI इक्वल्स टू 3 इंटू 105.8 डिवाइड बाई 2 पिकोमीटर, और ये वैल्यू हो जाएगी 158.7 पिकोमीटर। ओके, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन इक्वेशन दिस,
सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। पहला है इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। नाउ अगेन गाइज, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको पता ही होगा, ये वैल्यू फॉर्मूला जो आपका होता है nth ऑर्बिटल के लिए ही है। और ये बेसिकली जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं उसकी वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हैं? जैसे आपको अगर हाइड्रोजन दे दिया, हीलियम प्लस दे दिया, ओके, Li2+ दे दिया, इस सब की आप निकाल सकते हैं इजीली इसमें, है ना। और ये या तो इस तरह लिख दो या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है Z²/n²। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो भाई? देखो, फॉर एग्जांपल मैं Z की वैल्यू कुछ भी रखूं, तो E1 अगर मैं निकालता हूं, E1 से सपोज 2 पे अगर मूव मेरा इलेक्ट्रॉन कर रहा है फर्स्ट शेल से सेकंड में, तो E1 निकाल लो पहले। तो ये चलो मैं K मान लेता हूं, कुछ भी है ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा वैल्यू है ना -K, तो -K इंटू Z²/n की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, तो -K इंटू Z² हो गया, कुछ भी एटॉमिक नंबर हो गया। सेकंड के लिए क्या हो गया? तो अगेन -K इंटू Z², n की वैल्यू क्या होगी? 2/4। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1 यानी -K Z²4 माइनस K इंटू Z²। समझ में आपको? ओके, तो Z तो आपको पता ही होगा, वैल्यू निकल जाती है इजीली। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। दूसरा है फॉर n इज इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर negative energy than it does for n equals to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. Now देखिए गाइस, एक चीज अब इसमें देखिए। पहली बात तो जो फर्स्ट स्टेट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट मोर नेगेटिव एनर्जी देन, ये वाला तो करेक्ट है, लेकिन इस लूजली बाउंड से वजह से ये सिस्टम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्यों? देखिए, जो आपकी पहली बात तो फर्स्ट को देखते हैं। जब आप फॉर एग्जाम्पल इसी को मान के चलते हैं, जब मैं कह के चल रहा हूं -2.178 इंटू 10⁻18 आपकी इंटू Z²/n² की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 में करूं और हाइड्रोजन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, तो Z इक्वल्स टू 1 मान लेती है और n इक्वल्स टू 1 जब एज्यूम कर रहा हूं, तो -2.178 इंटू 10⁻18 हो गया हाइड्रोजन के लिए एग्जाम्पल। तो अगर मैं सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालता हूं, अब देखिए -2.178 इंटू 10⁻18, ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n की वैल्यू, Z की तो 1 है, हाइड्रोजन ले रखा है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो जो ये वैल्यू है, साइन को इग्नोर करिए अभी, तो ये जो थी वैल्यू मैग्नीट्यूड, अब ये डिवाइडेड बाई 4 हो गई। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे हो, ओके, सो अब क्या हो रहा है? अगर आप स्केल पे देखोगे प्लस ये 0 हो गया, तो जैसे ये E1 यहां पे थी, अब E2 फॉर एग्जाम्पल यहां पे होगी, लेस नेगेटिव हो गई, तो इंक्रीज होती जा रही है स्केल पे। ठीक है, तभी तो हम ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, पहले ये वाला भरेगा लेस एनर्जी का, फिर उसके बाद वाला भरेगा, फिर उसके बाद वाला भरेगा। तो इसका मतलब जब अंदर से बाहर जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है अंदर वाले में मोर नेगेटिव एनर्जी है देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6 कर दो, 30 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा 6 में। समझ में? ये वैल्यू हो गई। अब देखिए, अंदर वाले शेल ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बाहर जाते जाओगे पॉजिटिव होते जाते हैं, और इनफैक्ट अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल पे चले जाओ, इनफाइनाइट मतलब फ्री स्टेट बोल देते हैं हम। देखिए, E इज इक्वल टू 1 हम कह देते हैं, ये वाला हो गया, तो ये कह देते हैं हम ग्राउंड स्टेट। जब मैं फ्री स्टेट की वैल्यू बोल रहा हूं तो मैं कह देता हूं इनफाइनाइट वाला शेल, मतलब बस बहुत ही आगे, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। समझ रहे हो? तो नेगेटिव से घूमती जा रही है बाहर। पहली बात ये सही होगी कि हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर यू। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इस नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है गाइस कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर टाइटली बाउंड होते हैं देन आउटर वाले। समझ में आया? इसको इस बात से भी समझिए कि जो 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 ये वाला आपका नेगेटिव साइन है ना, ये दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। जो ये नेगेटिव साइन है रिप्रेजेंट टू स्टेट्स। एक तो आपका बाउंड स्टेट, मतलब कितनी टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड है, और दूसरा करता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ दैट शेल या इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो जब ये देखिए क्या होता है कि बाउंड स्टेट इंडिकेट करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, वो कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ओके, तो जितना नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा होगा न्यूक्लियस से, और इसका मतलब उतना ही ज्यादा टाइटली बाउंड होगा। जितनी लेस नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी उतना ही वो कम अट्रैक्शन फील करेगा। समझ रहे हो? और इसी का साथ में आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन, एंड हैंस उतनी ही ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? तो यानी ये वाला कितना लूजली बाउंड है, तो नहीं, टाइटली बाउंड होगा क्योंकि मोर नेगेटिव है। इनकरेक्ट हो गया। The negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जब आप ग्राउंड स्टेट पे कह रहे हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊं, मैं कह देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का वो उस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है, बहुत दूर चला गया, यानी उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब ही अट्रैक्शन है, इन सम सॉर्ट की कुछ भी हो रहा है। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो मैं ये बोल देता हूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में है। समझ में आया? तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट सी ये करेक्ट हो गया। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ऑब्वियसली ये तो गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसे जैसे आपके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उसकी ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना गाइज। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो आपका इनकरेक्ट पूछा हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is। अब देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने सेकंड बोहर ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी हुई है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब आपको बोहर रेडियस और वगैरह फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, मुझे इसमें एम वी की वैल्यू अगर पता लग जाए किसी तरीके से तो मैं आपका निकाल सकता हूं। एच मुझे ऑलरेडी पता होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोहर रेडियस दी हुई है तो आई नो कि आर इज इक्वल टू ए नॉट या आर नॉट, कुछ भी लिख दो इसको, आर नॉट ए नॉट, ये बोहर रेडियस हो गया, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है तो एन क्या हो गया, सेकंड बोहर ऑर्बिट में पूछा हुआ है, तो अगर मैं आर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकाल दूं तो आर नॉट की वैल्यू पता लग जाएगी मुझे। यानी ए नॉट क्या है, 52.9 पिकोमीटर इंटू एन अपॉन वन स्क्वायर अपॉन वन, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये निकल जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ निकालने के लिए दिखा दिया कि आप किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो, ये 52 है तो उसका अब कंफ्यूजन ना हो। तो 52.9 पिकोमीटर हो गया आपकी R1, या आप कह दो तो R नॉट, करेक्ट। सेकेंड बोहर ऑर्बिट में निकालना है तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले उसकी, तो R इंटू सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 52.9 यानी R नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन की वैल्यू होगी 2 यानी 2 स्क्वायर, स्टिल जेड क्या हाइड्रोजन एटम, ये तो 1 हो गया। तो 50, ये गाइस 52.9 है, 52.9 इंटू 4, ओके, तो ये जो भी इसकी पिकोमीटर की वैल्यू बैठेगी R2 हो गया। अगेन जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे दिया जाता है? देखिए, वी नो कि जो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम हो गया इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब ये वैल्यू इसलिए निकाली है मुझे क्योंकि मुझे यहां से एम वी की वैल्यू चाहिए, जो कि मैं निकाल सकता हूं। R2 की वैल्यू पता है मुझे, सेकंड बोहर ऑर्बिट के, या तो मैं इसको R2 कर दूं, ओके। तो एम वी आपकी वैल्यू हो जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन R2। एन क्या है अगेन 2, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, एच की वैल्यू अभी देख लेते हैं 2 पाई इंटू R2 क्या हो गया, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू। सो इसमें एम वी की वैल्यू हम रख देते हैं इधर, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम वी क्या हो गया, पूरा का पूरा, यानी 2h इंटू 2 पाई इंटू R2। ओके, सो h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई इंटू R2 क्या निकाला था आपने, 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर।
ओके, सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 211.6 पाई पिकोमीटर। पाई से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी गाइस क्योंकि आंसर में पाई की मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर थे, तो सिंपल ऐसे ही। तो 211.6 पाई ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एनएम यानी आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी एल। ओके, देखिए एन हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस हो गया आपका स्पिन। ओके, तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है। एन तो हो जाता है आपका नंबर ऑफ शेल, एल हो जाता है जो आपका सब शेल की वैल्यू आप दिखाते हो एस पी डी या एफ के लिए। तो एस पी डी एफ के लिए एल की जो वैल्यू होती है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 ऐसे। ओके, जो एम की वैल्यू होती है वो इस तरह से वेरी करती हैं कि फॉर एग्जाम्पल एस के लिए हो गया 0 एल की वैल्यू, तो एम की वैल्यू इसकी 0, पी की वैल्यू है अगर 1 तो एम की वैल्यू -1, 0 +1, डी के लिए ये डी के लिए L2 होता है तो उसके क्या हो जाएगा -2, -1, 0 +1 +2 यानी नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो। सिमिलरली जब F3 निकालो तो -3 से +3 तक निकालना होता है। समझ में? इसकी देखिए दो तरीके हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप किसी डी और एफ की वैल्यूज पुट करें। ओके, वैल्यूज की एल हो गया आपका, ये एल की वैल्यू रख दो 2 और एनएम की वैल्यू रख दो इस तरह से कुछ 5, और जिसमें इक्वल वैल्यू आ रही है हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम होता है या यहाँ पे एनएम लिख रखा है इन्होंने, उस इक्वल होता है 2l + 1 के। या तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लो आप, यानी देखिए अगर मैं l = 0 के लिए निकालूंगा तो इसमें एक ही वैल्यू है मैग्नेटिक, यानी l = 0 में तो 1 एक वैल्यू आई। p के लिए कितना है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी 3 हो गए टोटल। सिमिलरली डी और उसमें निकाल लो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखिए L = NM है तो L = क्या हो जाएगा NM -1 / 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है all the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbital। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, जब आप ऑर्बिटल्स की बात करते हो जैसे d की क्या होगी dxy, dyz, dxz, dz² और dx² - y²। समझ में? देखिए जब भी हम इन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसमें जो इनका शेप होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेल, चाहे वो 3 में हो, चाहे 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, किसी में भी हो, जब मैं शेप की बात कर रहा होता हूं तो जो dxy है वो हमेशा ऐसा ही होगा। समझ में? जो dz² है वो हमेशा ऐसा ही होगा। समझ में? और सिमिलरली जो dx² y² शेप सेम होगी, लेकिन जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं इनका साइज इंक्रीज होता रहता है। जनरली क्या होता है जैसे जैसे n इंक्रीज होगा जो साइज है इनका ऑर्बिटल वो भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर अब ये साइज था तो मे बी 3 के लिए, तो 4 या 5 के लिए ऐसा साइज हो जाएगा ये जो ग्रीन में है। सिमिलरली इसमें ग्रीन हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो लॉब्स हैं वे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे फाइंड होने की बनाती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेसिकली, क्लाउड नहीं, या जो रीजन है प्रोबेबिलिटी का जो जहां से भी आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो उसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे n बढ़ता रहता है वो साइज इनका भी बढ़ता रहता है, यानी वो रीजन बढ़ता जाता है। तो यानी ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। अभी मैंने बताया शेप सेम रहती है, डिफरेंट नहीं रहती। ओके, तो यानी दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी है इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल्स अगर कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस शेल अगर वे कोई ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी में के हैं तो हम वे कह देते हैं कि वे जो ऑर्बिटल्स हैं वे डीजनरेट हो गए, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, अगर वे सेम एनर्जी है। ठीक है,
अब क्योंकि बात इसमें हो रही है आपकी फ्री स्टेट की, फ्री स्टेट का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है अभी एटम पे, यानी कोई बाहर से एनर्जी गिवन या रिलीज कुछ नहीं हो रहा है, बस जो एटम है वही है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो उसमें क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जैसे ही जितने भी, फॉर एग्जाम्पल 3D ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो जो चाहे dxy हो, dyz हो, dxz हो, ओके, dz² dx² माइनस स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम होती है अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्री स्टेट। सेम एनर्जी का मतलब हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई या इलेक्ट्रॉन की जो टाइटनेस हो गई वो सबकी सेम है, सबकी सेम है, यानी इसमें फ्री स्टेट में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है उस किसी भी ऑर्बिटल की कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, सब के सब सेम एनर्जी लेवल पे है, ओके, नो प्रेफरेंस। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट है द शेप्स ऑफ dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² माइनस dz² आर सिमिलर टू, ये ही इनकरेक्ट हो गया। देखिए क्या है कि जो dxy, dyz, dxz और dx² माइनस y² इनकी शेप सेम होती है, dz² डिफरेंट होता है। अभी मैं बताता हूं क्यों। देखिए जब आप dxy की बात करते हो, है ना, तो जब मैं कहता हूं dxy तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल इसमें ऐसे शेप के हैं, dyz में ये y और z के बीच में आ जाएगा, dzx में dz और x के बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। dx² माइनस y² क्या हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इसमें जैसे x और y है, तो ये x ये y, तो यहाँ पे इस तरह का आ जाता है, समझ में आया। तो देखिए अलाइनमेंट में भी डिफरेंट, बस जो शेप है, शेप तो ऑर्बिटल्स की सेम ही है ना, ये भी ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं, बस अलाइनमेंट बढ़ गया। तो इसको मैंने ये जो बीच में थे इसको घुमा के एक्सिस के अराउंड कर दिया, शेप तो सही है ना। लेकिन dz² में क्या हो जाता है, ये वाला dz² में ये शेप हो गई, तो इसमें कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसी की वजह से बस ये यहां मेंशन हो गया, इस वजह से रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। देखिए इस क्वेश्चन को आप कई तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल आपको एक तरीका बताता हूं। ऑफ बो प्रिंसिपल को यूज कीजिए और उसमें आपको आराम से हो जाएगा। देखिए ऑफ बो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले भरेंगे, उसके बाद ऊपर वाले बढ़ते जाते हैं, समझ रहे हो। तो तभी तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ते हो तो पहले लोअर एनर्जी वाला, ऊपर जाते जाते एनर्जी हायर होती रहती है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हो। तो ये प्रिंसिपल है ऑफ बो प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अगर आप जो भी इसमें पहले आ रहा है उसकी लोअर एनर्जी होगी, जो बाद में आ रहा है वो ज्यादा एनर्जी का होगा, करेक्ट। तो बस इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाए। कैसे, देखिए 4d आपका आ रहा है यहाँ पे, ओके, 4d हो गया, ये 1 लिख लूँ उसको, फिर आ गया आपका 5p और 4d के बाद क्या आ रहा है, कम, देखिए मैं कम से ज्यादा एनर्जी पे जा रहा हूँ, 4d के बाद आ गया 5p, यानी ये इसके बाद ये भर रहा है तो यानी इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है 2, देन 6p, इसके बाद हो गया घूम के यहाँ 6p आया 3 एंड 5f, ये घूम के फिर यहाँ पे आया 4, समझ है। तो ये फिर ये भरेगा, फिर ये घूम के फिर यहाँ आया, फिर घूम के यहाँ आया, ठीक है। तो इसकी तरह आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। देखिए सिंपल तरीका है, जो टोटल नोड्स होती हैं आपकी, देखिए नोड्स क्या हैं, नोड्स हैं आपकी जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 है, ओके। तो अब जैसे टोटल नोड्स कैसे हो गए, एक तो एंगुलर नोड्स होती हैं और प्लस उसमें आप रेडियल नोड्स ऐड कर दोगे, तो ये हो गया आपका टोटल नोड्स का फॉर्मूला, ओके। एंगुलर नोड्स तो हो गया सिंपल आपका एल की वैल्यू, यानी आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। जो रेडियल नोड्स होती हैं वो हो जाता है आपका n माइनस एल माइनस 1 का फॉर्मूला, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो l प्लस n माइनस एल माइनस 1 हो गया, है ना। तो ये हो गया l से l यानी n माइनस 1। टोटल नोड्स होगी n माइनस 1 और एंगुलर नोड्स हो गया सिंपल l।
अब आपको पता लग गया होगा 3 एंगुलर नोड्स हैं, तो यानी एल की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो एस पी डी एफ में देखोगे एल की वैल्यू 3 किस में है, इसकी 0 होती है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। यानी पहली बात तो एफ की वैल्यू 3 है, तो यानी इसमें जो सा भी एफ का है उसमें 3 एंगुलर नोड होगी, इकलौता यही है, तो यही करेक्ट आ जाएगा। आपको टोटल नोड्स में निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल लो वैसे। इसकी 4 एन की वैल्यू 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यानी 4 - 1 यहाँ पे 3, तो 3 आपकी एंगुलर, 3 आपकी टोटल हो गई। तो आपका जो 4F यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? देखिए, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर आप देखोगे, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका स्क्वायर रूट में L इंटू L प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई H/2 पाई। ओके गाइज, देखिए इसको बहुत बार L इंटू L प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई ये H ऐसे क्रॉस भी लिख देते हैं, और H इसकी वैल्यू H/2 पाई होती है, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। फॉर S वी नो कि जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, करेक्ट। तो अब 0 की वैल्यू रख लो, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 बाहर हो गया H/2 पाई, ओवरऑल क्या हो गया 0। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बी है, एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डिजाइंड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जब भी मैं ऑर्बिटल की बात करता हूं तो हमेशा देखिए, इसमें जेई मेन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सेम स्टेटमेंट पे, ठीक है। देखिए, जब मैं ऑर्बिटल की बात करता हूं तो एन, एल एंड एम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 होते हैं जो आपके डिसाइड करते हैं किसी ऑर्बिटल को प्रॉपर्टीज। ओके, एन बेसिकली क्या है, जो नंबर ऑफ शेल बताते हैं कि ये डिटरमाइन करता है कि एनर्जी लेवल क्या है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा, समझ में। सिमिलरली जो एल है वो बेसिकली सब शेल डिटरमाइन करता है कि एस में है, पी में है, डी में है। और इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो कह सकता हूं ऑर्बिटल की शेप ये हो गई, पी की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं ऑर्बिटल की शेप ऐसे हो जाएगी, डी की बढ़ रहा हूं तो अगेन ऐसी हो जाएगी कुछ करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सब शेल और मोरलेस शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिसाइड कर देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ओरिएंटेशन डिफाइन करता है ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, कि ऐसे होगा या ऐसे ऑर्बिटल होगा, समझ में आपको, ठीक है। इसमें अब तक मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करने लग जाता हूं तो इसमें एक और टर्म ऐड हो जाती है जिसको बोलते हो, आप डिसाइड करते हो एस, यानी जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, नाउ इसकी 2 ही वैल्यू होती है, +½ या -½ या इसको आप कैसे बोल सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप भरते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस पी का ले लेता हूं, तो पहले ये सेम स्पिन हो गए, यानी सपोज +½ उसके बाद डिफरेंट स्पिन में अपोजिट में बढ़ जाएंगे, यानी -½ तो ये जो स्पिन है, डायरेक्शन है, देखिए स्पिन सिंपल क्या है, बेसिकली जैसे अर्थ है आपकी एक्सिस की तरफ घूम रही है, तो इधर को घूमे या इधर को घूमे, समझ में हो, इधर घूम रही है या बेसिकली इधर घूम रही है, किस डायरेक्शन में, वो ओरिएंटेशन है, वो स्पिन की डायरेक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड एटम इज, देखिए इसको अगर आप गौर से देखोगे, इसमें तो ये सेम स्पिन हो गया, ये सेम स्पिन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और इट वायलेट्स आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले आपके जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वो सेम स्पिन में बढ़ेंगे, उसके बाद जब पेयरिंग होगी वो इस तरह से बढ़ती जाएगी, तो है ना। तो ये स्पिन की वजह से क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है 1 2 3 4 5 6 7 जो इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये बस डायरेक्शन की वजह से गलत हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर, देखिए ये क्या है, द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। नाउ इसको मैं गाइज आपको बताता हूं। पहली बात तो कन्वेंशनली इस पे आपके क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे एस की वैल्यू है, एम की वैल्यू इसके लिए हमेशा 0 ही होगी क्योंकि एल की वैल्यू 0 होती है। पी की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि एल की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, तो -1 0 +1 ये एम की वैल्यू होती है। लेकिन अब इसमें हम क्या होता है, कन्वेंशनली ये नॉर्मली ये माना जाता है जैसे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड है,
तो जनरली क्या होता है कि इसमें दो तो आपके +-1 हो सकते हैं, ये +1 और ये -1 मान लो, अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों के दोनों +1 -1 रख सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ऑर्बिटल होता है जो हमेशा 0 रखेगा, यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली जब आप d ऑर्बिटल्स की बात करते हो, d ऑर्बिटल की में भी जैसे क्या होता है, dxy, dyz, dxz, dz² एंड dx² माइनस y²। समझ में आया? तो इसमें जब आप m की वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो एक है dxy, फॉर एग्जाम्पल dxy है तो ये +-2, सिमिलरली dx² माइनस y² +-2, dyz +-1 रख सकता है, सिमिलरली dxz भी +-1 रख सकता है, लेकिन इसमें d जो z² है हमेशा उसको 0 मान के चलता है। क्यों? देखिए d की वैल्यू क्या है, l की 2, तो यानी -2, -1, 0, +1, +2 ये वैल्यूज रख सकता है। तो इसमें कह दिया जो इसमें dxy और dx² y² है तो ये वाली वैल्यूज ले ली इन्होंने, अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। सो जो dyz dxz है वो कह दिया इन्होंने ये वाली वैल्यूज हथिया ली। बच्चा बेचारा dx², वो कह देगा भैया मुझे तो 0 ही दे दो, मैं अपना अकेला ही रहूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² 0, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी जो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल पी इनटू पोजीशन में जो फाइंडिंग की अनसर्टेनिटी है वो होती है ग्रेटर इक्वल्स टू h/4π, और एनर्जी और टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी ऑफ टी ग्रेटर इक्वल्स टू h/4π। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड orbitals have greater stability due to greater exchange of energy, greater symmetry and more balanced arrangement. This is also correct statement। देखिए क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन है कोई सेम सबशेल में, अब जैसे मैं p की बात करता हूं, ओके, अब मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक स्पिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, और या मैं ये बोलूं ये हो गया आपके फुल्ली फील्ड के लिए। ठीक है, अब पहला देखते हैं इसको ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी का। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम सबशेल में, यानी जैसे पी की बात कर रहा हूं मैं, तो वे क्या होता है हमेशा अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, कि जैसे ये वाली इसमें आ गया, ये वाला स्पिन, इसका स्पिन चेंज हो गया, इन सब का अभी ये था, अब स्पिन सब का ऐसे और ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो इनकी एनर्जी एक्सचेंज है वो आपस में होती रहती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और या फुल्ली ऑर्बिटल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो इससे हम कह देते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई और आपका जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है बेसिकली इसी वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये करेक्ट स्टेटमेंट, आप उसको एक स्टेटमेंट मान के चलें। ठीक है, अब ग्रेटर सिमेट्री तो है ही, क्यों, देखिए हाफ फील्ड में सेम अरेंजमेंट है और फुल्ली फील्ड में सिमेट्री है। ठीक है, या फिर मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो भी दिख रहा है आपको कि फुल्ली फील्ड है। ठीक है, तो ये कुल मिला के स्टेबिलिटी के ऊपर है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है, बस एक थोड़ा सा आप स्टेटमेंट मान के चल लो थोड़ा सा, है ना। सी है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखिए दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो इसलिए है, देखिए क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात ले लूँ अगर, इंटू Z²/n²। ओके, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, ठीक है, अब एक हाइड्रोजन की सपोज हाइड्रोजन की बात कर लूँ या लिथियम की बात कर लूँ, उसके 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की, एक एटमोमिक नंबर है बेसिकली। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन आइटम के लिए अगर Z सेम है तो E हमेशा बेसिकली डिपेंड कर रही है टोटली n के ऊपर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो शेल है, नंबर ऑफ शेल, एनर्जी लेवल, उस पे n पे, सब शेल पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर मैं 2s को ले लूं या 2p को ले लूं, इनमें जो शेल है नंबर वो 2 है, तो क्योंकि 2 सेम है तो वैल्यू कैलकुलेट करके सेम ही आएगी, इसका मतलब सेम एनर्जी होगी, लेस नहीं होती। तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स की वजह से।
ओके, अगला डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपको पता ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो दिस करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। नाउ गाइस, इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल पूछा हुआ है। ये वैल्यू तो इन्होंने बेमतलब दी हुई है, क्यों देंगे? ऑर्बिटल का मतलब क्या है? देखिए, एस पी डी एंड एफ, ये क्या हो गया? आपके सब शेल्स हो गए, ठीक है। जब मैं n इक्वल्स टू 1 2 3 की बात करता हूँ, ये क्या हो गया? शेल। जब मैं l की वैल्यू बात करता हूँ, ये हो गया सब शेल, ठीक है। अब मैं जब ये सब शेल में जैसे p है तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी बात करता हूं, तो ये क्या हो गए? ऑर्बिटल। एक ये ऑर्बिटल। तो जब मैं एक बात करता हूं कि n इक्वल्स टू 3 है और l इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी एस पी डी एफ 0 1 2 3, p की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे 3p की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो उसमें अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, समझ में आया? बस आपको ये ऑर्बिटल समझना पड़ेगा कि इसमें मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस? इसके लिए आपको इनका पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। सो अगर आप देखोगे डी के लिए, डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी जो डी जेड एक्स है, इनकी ये शेप होती है, यानी अलोंग दी एक्सिस नहीं होती। एक्स वाई के लिए एक्स और वाई के बीच में लॉब्स हैं, वाई जेड के लिए वाई और जेड के बीच में लॉब्स हैं। सिमिलरली डी जेड एक्स के लिए एक्स और जेड के लिए जेड बीच में। लेकिन अब जब डी जेड स्क्वायर देखोगे तो जेड के अलोंग आपका लॉब बना हुआ है। सिमिलरली अगर इसको भी आप मान के चलोगे तो ये भी। सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए भी आप देखोगे एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग ही है। हालांकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इन चारों की 1 2 3 और 4 शेप अलग है, लेकिन अलोंग द एक्सिस पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये लॉब्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये लॉब्स बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है अलोंग द एक्सिस हो गए डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखिए, पहली बात तो आप ये समझे, ये क्वांटम नंबर्स हैं। जो n l एंड m है, बेसिकली n क्या है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जो ये तीन ऑर्बिटल्स है, ये डिफाइन करते हैं आपके ऑर्बिटल को। लेकिन n l m एंड s यानी स्पिन ओनली जो स्पिन क्वांटम नंबर भी है, ये चारों मिलकर डिफाइन करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल को, ठीक है। अब जब मैं ये बात करता हूं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो पहली बात तो आपको दिख ही गया होगा, s से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यानी स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब ऐसे मान के चलिए, कुछ भी एज्यूम करके चल रहा हूं मैं, ऐसे मत समझिए आप कि क्या बना दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन ये भर गया और दूसरा एक यहां पे भर गया। अब मैं जब इसकी, ये फॉर एग्जाम्पल 1s है, ये 2s है, और इसके हो गया आपका 2p। अब ये 2px है फॉर एग्जाम्पल, 2px यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को आप 2px से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो कि 2px में इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्टिंग्विश क्या हुआ इन दोनों में? इन दोनों में डिस्टिंग्विश है इनका ओरिएंटेशन। एक ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल +½ लिख दो इसको, स्पिन है जो इनका, और एक नीचे है, इसको फॉर एग्जाम्पल -½ लिख दो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश कर रहा है इन दोनों को एक सेम ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल हो गया, क्या कर रहा है? उनका स्पिन, यानी स्पिन क्वांटम नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम? देखिए 22 दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, नहीं तो सिंपल तरीका है, आप ऑफ वो प्रिंसिपल यूज करो। ओके, ऑफ वो प्रिंसिपल क्या बताता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहोगे, मतलब पहले मिनिमम में होगा, फिर इसमें भर रहा है यानी इसकी एनर्जी इससे कम है, इसकी इससे ज्यादा है, फिर 2p इससे ज्यादा एनर्जी होगी, देन 3s की उससे ज्यादा, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p। ये बेसिकली जैसे जैसे इधर यू आ रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है इनकी,
समझ में आया? तो बस इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, यानी जो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी इसमें, 3s की। इन गिवन में देखिए, इन सब में 3s, 3p, 4s, 3d ही दिए में। तो अगर आप देखोगे तो 3s यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 3p अगर घूम के आएगा यहाँ, फिर यहाँ 3p यहाँ भर रहा है, ठीक है। फिर घूम यहाँ नीचे आया 4s भर रहा है, उसके बाद में अगर घूम के आया 3d यहाँ भर रहा है, तो इसी ऑर्डर में। तो यानी जो आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। समझ में? तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। बस इसको यूज कर लिया करें गाइज, टेंशन मत लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ Z, इसका एटॉमिक नंबर 26 दिया है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि देखिए इसमें जितने भी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इसके इक्वल है पी इलेक्ट्रॉन के इसके, तो वो इक्वल नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए मैं इसके सबके पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो Fe2+ का ये हो गया। इसको अगर आप देखना है आपको गाइज, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ट्रिक अपलोड की हुई है, आप विद इन 5 सेकेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो जरूर देखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आवेश केमिस्ट्री या सुपर ट्रिक मैंने अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट बेसिकली। तो इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए, देखिए डी है टोटल इसमें 3d 6। ओके, तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। ओके, तो अब इसमें कहा है डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, तो डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe कितना हो गया, यहाँ पे डी नहीं है, डी यहीं पे बढ़ा है तो 6, तो इसमें भी 6 है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन, पी में भी टोटल 6 है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे पी, तो इसका भी 6 है। एस इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, टोटल Mg में एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ये, 2 ये और 2 ये, यानी 2 + 2 + 2 6, ये भी 6 इक्वल है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, पी क्या है देखिए ये 6 हो गया प्लस 5, तो इसमें टोटल हो गए 11, तो यानी इसमें हो गए 11, यानी करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट इक्वल पूछा हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल है, वो होता है √L × L+1, और बाहर होता है h/2π। ओके, इस h/2π को जनरली आप इस h और उसके ऊपर ये क्रॉस ऐसे लाइन खींची रहती है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि ओके L × L+1, ओके बाहर हो गया ये, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो बस d ऑर्बिटल के लिए पूछा हुआ है, तो d के लिए s की वैल्यू l की वैल्यू क्या होगी, देखिए s p d एंड f, l की वैल्यू होती है इसके लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, इसके लिए 3, यानी d = 2। तो d = d के लिए पूछा है, तो 2 × 2 + 1 बाहर हो गया h, ये तो यानी 2 + 1 3 6 √6 और ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखिए n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 3 हो गया इसका शेल, l हो गया 1 सब शेल यानी SPDF, l की वैल्यू क्या होती है इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, तो l = 1 आने हो गया यानी p। m1 = 0 दिया हुआ है। अब m1 से आपको देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, कन्वेंशनली नॉर्मल हम ये मान के चलते हैं, जैसे p है आपके 3 है ना, एक px, एक py, एक pz होता है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जैसे px है उसके वो जनरली m की वैल्यू उसमें +-1 होती है। देखिए p ऑर्बिटल के लिए जब l की वैल्यू आपकी 1 है, तो हम क्या कहते हैं m की वैल्यू हो सकती है इसके लिए -1, 0 या +1। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो m है, px सपोज प्लस भी रख सकता है 1, माइनस भी, py भी अगेन +1 भी रख सकता है, -1 भी रख सकता है। ओके, एक बस इसमें एक तीसरा जो होता है वो उसमें उसके पास पहुंचती है 0। समझ में आपको? ओके, तो जब इसमें यू पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, तो m1 = अगर 0 कहा हुआ है तो m1 = 0 मतलब ये करेक्ट। सो इसमें पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, m1 = 0, ओनली 1। अगर सपोज +1 से पूछते या -1 का कहते तब आपके px एंड py यानी 2 आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि m = 0 पूछा है तो एक ही ऑर्बिटल है, इसको pz कह दो या px कह दो, pyz कह दो, कुल मिला के एक ही ऑर्बिटल होगा जो इसमें 0 रखेगा। ठीक है, तो यानी जो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं गाइस।
ठीक है, सो फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। देखिए गाइस, n इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी 3, l इक्वल टू 1 है यानी s, l इक्वल टू देखिए एस पी डी एफ, l की वैल्यू क्या होगी 0, इसकी 1, इसकी 2 एंड f की क्या होती है 3, यानी l इक्वल टू 1 है यानी p, m की वैल्यू -1 पूछी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये px मान लो आप py एंड pz, तो क्योंकि l की वैल्यू इसके लिए 1 है तो पहली बात तो p के लिए m की वैल्यू 3 हो सकती है, -1, 0 एंड +1। ओके, -1, 0 एंड +1 में आप ये देखिए कि दो px एंड py फॉर एग्जाम्पल, मतलब py pz भी हो सकता है, लेकिन इन तीन में से दो तो +-1 की वैल्यू रख सकते हैं, यानी ये +1 तो ये -1, ये -1 तो ये +1, और जो तीसरा होता है वो अकेला 0 रखता है। समझ में? ठीक है, तो जो एक इन्होंने क्या किया है, m की वैल्यू -1 पूछी हुई है, 0 नहीं पूछी हुई है, तो -1 px भी रख सकता है, py भी रख सकता है। समझ में आएगा? तो अब क्या है, इन्होंने कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर पूछते कि इस सेट के लिए तो हो जाता px एंड py 2। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब देखिए पहली बात तो एक ऑर्बिटल माइनस, देखिए ये कह रहा है कि +1 भी रख सकता है, -1 भी, ये कह रहा है +1 भी रख सकता है, -1, लेकिन लेट जस्ट से फॉर सम केस ये +1 है, ये -1 है और ये 0 है। तो अब अगर मैं -1 के लिए पूछ रहा हूं तो इसमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना मैक्सिमम। देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 नहीं होगा कि इसको भी काउंट कर देंगे, नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट, यानी बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जीडी इज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में या तो इसको आप, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरी ट्रिक आपने यूज की हुई है, विद इन 5 सेकंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, और एक्चुअली में जो क्वेश्चनर बनाते हैं वो इसी मेथड को यूज करने के लिए भी आपको बोलते हैं। देखिए एक बात समझिए कि जीडी बेसिकली, जैसे जीडी यहाँ पे है, ओके, इस ग्रुप में, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर वाला नियो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिनोन। ओके, तो यानी जिनोन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जीडी जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। समझ रहे हैं कैसे, कि जैसे मैं जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ड्रॉ करने का हूं तो क्या देखता हूँ, जिनोन, और उसका जो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ में ड्रॉ कर देता हूँ। करेक्ट, जिनोन का मुझे पता है कि 54, अब जिसको नहीं पता है वो समझेगा, इस मैथड समझ लें आप। जिनोन का 54 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये जो हो गए 54 इलेक्ट्रॉन्स इसने भर दिए, इसका है 64, यानी 64 - 54 बचे 10, यानी यहां जो भी भरूंगा मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा। पहली बात तो ये समझ लो पहले। अब यहीं पे अगर ऑप्शन आपका रिजोल्व हो रहा है तो देख लो कि 5, 4, 9, 1, 10, 7 और 1, 8, 9, 10, सब में 10-10 आ रहे हैं। तो कभी कभी ऑप्शंस में आपको क्या हो सकता है कि यहीं पे काउंट करके ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अब इसमें एक चीज देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, यानी 4f 5d एंड 6s, 4f 5d एंड 6s। अब इसमें एक चीज देखिए कि अब मैं आपको 3 एटॉमिक नंबर का एक केस बताता हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प है ये 63, ओके, 64 एंड 65 एटॉमिक नंबर, ये हो गया EU का, ओके, ये हो गया GD का, और ये हो गया आपका TB, इनके इलेक्ट्रॉनिक। जब मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करता हूं, अब गौर से देखिए, 63 का हो जाएगा 4f7 6s2, देख रहे हैं 4f7, f यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि f में टोटल 14 होते हैं तो s में हो गया हाफ फील्ड। अब जब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो वो f में ऐड नहीं होता, समझ आ रहे हो, वो 4f8 6s2 नहीं होगा वो यहाँ, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली उसको हिला नहीं सकता। तो जो अब क्या होता है, एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है अब वो 5th ऑर्बिटल में यानी d ऑर्बिटल में आ जाता है, समझ में आया। लेकिन जब आप 64 को अगेन करते हो, फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 7, 8, 9, 10, अब 65 में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं आपको, तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में 9 एंड 6s2, यानी जैसे इसमें था इसके ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो ये आ जाएगा, यानी 7, 8, 9, यही इसमें फिर बाद में अब d ऑर्बिटल बढ़ना शुरू होगा, अंटिल कि पूरा 4f14 ना हो जाए। समझ में?
तो ये चीज आपको समझ में आई गाइस? ओके, सो जो इसका अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, 4F7, 5D1 एंड 6S2। आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं। नीट में मैंने आपको 2013 से 2023 तक के सब रिजोल्व कर दिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें, चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। थैंक यू, बाय।